हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा क्विक रिवीजन रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पे जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर काफ़ी लेंदी है, लेकिन इस साल इसमें से कुछ पोर्शन डिलीट हो गया है, जिसमें इन्वॉल्व है K1O4, K2Cr2O7, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेकिन बचा हुआ पोर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको 4 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। फर्स्ट फेज में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, साइज और डेंसिटी रहेगा। सेकेंड फेज के अंदर हम ऑक्सीजन स्टेट से रिलेटेड बात करेंगे। थर्ड फेज में हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे बात करेंगे और फोर्थ फेज में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स देखेंगे। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों को काफ़ी हार्ड लगता है, लेकिन सिस्टमैटिक स्टडी की जाए, कॉन्सेप्चुअल स्टडी की जाए तो कुछ हार्ड नहीं है। हमारे इस रिवीजन के दौरान हम प्रीवियस जो पेपर्स है उसमें 2009 से लेकर 2020 तक के पेपर्स को इफेक्टिवली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और एनसीईआरटी के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अपनी बात को फर्स्ट फेज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इन्वॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है पहला एलिमेंट डी ब्लॉक का। अब जो पहला एलिमेंट है डी ब्लॉक का, दैट इज स्कैंडियम। आपको इतना तो पता होना चाहिए, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिन, को, नीम, कॉपर एंड द लास्ट एलिमेंट जिंक। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, तो ये ट्रेंड आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखें, तो ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। यहाँ देखें ना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बात करेंगे, तो यहाँ से अपनी बात को शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा आप, इसके लिए हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर लिख दें अगर हम, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की यदि हम बात करें तो ध्यान दें 3D14S2। जो आगे लिखा है वो S में ले लीजिए, जो पीछे लिखा है वो D में ले लीजिए। जनरली ऐसा चलता है, क्रोमियम और कॉपर में नहीं होता। यहाँ पे देखें, नेक्स्ट अगर मैं लिखूँ तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आप लिख सकते हैं 3D24S2। सिमिलरली 3D34S2। क्रोमियम के केस में स्पेसिफिक हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है तो 3D5 4S1 बन जाता है। आगे अगर आप चलें तो वापस 3D5 4S2, देन 3D6 4S2। देखिए वही 6D में आ गया और ये S में आ गया। स्पीडली अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। 3D यहाँ 7 आ जाएगा, 4S2, 3D ये 8 आ जाएगा, 4S2। ना ये क्या हो जाएगा, स्पेशल केस हो गया 3D10 4S1। ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन करने के लिए और ये फुल फील्ड स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डी सबशेल। और लास्ट में यदि हम बात करें तो 3D10 4S2। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो गया, राइट। ये आप ध्यान रखें, इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। हम अपनी बात को सबसे पहले जिंक पे लेके जाते हैं और यहाँ कुछ डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जिंक के ऊपर, राइट, तो जिंक के जस्ट नीचे अगर देखा जाए तो जो दूसरा एलिमेंट होता है वो होता है Cd, और उसके जस्ट नीचे आप देखें तो होता है Hg। एटॉमिक नंबर याद रखें तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम्स में तो दिए हुए होते ही हैं। इसका 80 होता है, राइट, इसका, और 49 से P ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 49 में अगर हम 6 और ऐड कर लें तो 54 हो जाता है, दैट्स वाई। तो ये 48, 30 एंड 80, फाइन। इसके लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोला जाए तो जैसे 3D10 4S2 है, वैसा का वैसा ही रहने वाला है। आप चाहें तो ट्रिक्स बनाकर ये लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4D10 5S2 और यहाँ पे लिख सकते हैं 5D10 6S2। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये सब के सब कहलाते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वाई दे आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट? देखिए, अगर इनकी ऑक्सीजन स्टेट की बात की जाए तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि केवल S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, क्योंकि S में से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली ईजियर होता है। तो S में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो ये सभी के सभी कौन से ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे? दे शो ओनली +2 ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि उसके बाद D10 जो कि हम कहते हैं फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्टेबल कन्फिग्रेशन आपको मिल जाता है, तो ये +2 ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं। अब हम ये कहते हैं नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ग्राउंड स्टेट के कन्फिग्रेशन की बात करें तो भी डी फुलफिल्ड है, और किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें जो कि ये सब लोग +2 ही शो कर सकते हैं, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन
ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, जो दूसरी स्टेट है वो है ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। करेक्ट। तो इन्हें नॉन ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना तो ग्राउंड स्टेट में और ना किसी ऑक्सीडाइज स्टेट में। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। बाकी सभी के सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, पूरे सारे। क्यों? क्योंकि इन सबके पास ग्राउंड स्टेट में या किसी ना किसी ऑक्सीडाइज स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स व्हाई ZnCd Ag आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अब क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे यह फर्क पड़ता है कि एक तो इन्हें हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं कहूं तो इनके जो कंपाउंड्स होंगे आर कलरलेस, कंपाउंड कलरलेस होंगे। क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर भी नहीं आएगा, इसलिए व्हाइट सॉल्ट्स होते हैं जनरली। कंपाउंड्स आर कलरलेस और आप कह सकते हैं व्हाइट सॉल्ट्स एंड डाईमैग्नेटिक। अब डाईमैग्नेटिक क्यों होंगे वो आप समझ गए होंगे। डाईमैग्नेटिक क्यों बोल रहा हूं मैं? डाईमैग्नेटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो डाईमैग्नेटिक ही होंगे, क्योंकि पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस जनरली एग्जाम से पूछे गए हैं, इतना आइडिया आपको होना चाहिए। चलिए अब इससे अगर हम आगे चलें तो कॉपर की बात करते हैं। देखिए कॉपर की यदि हम बात करें तो कॉपर के अंदर अगर कॉपर प्लस की बात की जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा 3d10 4s0। करेक्ट। इसके पास अभी एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये भी कलरलेस होगा और डाईमैग्नेटिक होगा। करेक्ट। इसके बाद यदि हम बात करें कॉपर 2+ की, जो कि एग्जिस्ट करता है, दिस इज क्यूप्रिक एंड दिस इज क्यूप्रस। ठीक है, +1 वाला जो छोटी ऑक्सीजन स्टेट वाला होता है वो अस, जो बड़ी ऑक्सीजन स्टेट वाला होता है वो एक। तो ये क्यूप्रस एंड दिस इज क्यूप्रिक। ना अब अगर हम आगे बढ़ें तो इसका कन्फिगरेशन अगर हम लिखें तो इसका होगा 3d9 4s0। ओके। अब 3d9 4s0 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको D9 कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे, हम पहले भी देख चुके हैं। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा, और क्योंकि इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका जो नेचर होगा वो कलर्ड होगा। मतलब नेचर की अगर हम बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक होगा और कलर्ड होगा। कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारा जो फोकस रहेगा वो अब हमारा फोकस रहेगा Mn के ऊपर। अब देखिए Mn के ऊपर यदि हम बात करें तो इसके लिए D5 है। अगर मैं आपसे कहूं कि D5 में इस वक्त इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप कहेंगे इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि D5 को यदि आप अरेंज करें, D5 में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया जाए तो 1 2 3 4 5। ठीक है। और S2 की यदि बात करें तो S2 में तो पेयर्ड है, तो D के अंदर कितने हैं? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। अगर मैं कहूं कि हाईली पैरामैग्नेटिक तो भी बात सही है, क्योंकि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं नेचर उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक माना जाता है। तो ये हाईली पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही है। 6 की यदि आप बात करेंगे D6, S तो पेयर्ड ही है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स की आप बात करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इधर देखिए, अब बात करते हैं क्रोमियम पर। क्रोमियम D5S1 में इसलिए रहता है क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिला हुआ है। इसके बाद इसके नीचे दूसरे एलिमेंट की यदि हम बात करें तो Cr के नीचे जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो आता है मोलिब्डेनम, और उसके नीचे जो आता है वो आता है टंगस्टन, CrMoW। इनके ऊपर क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन या फिर मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, इन तीनों में मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है, या मैं ये कहूँ कि डी ब्लॉक के अंदर ही हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो दैट इज टंगस्टन। ये ध्यान रखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब इसके हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का क्या रीज़न है वो अभी हम जब नीचे मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे तब मैं इसको यहाँ लाके कनेक्ट कर दूंगा। लेकिन अभी दिमाग में रखिए कि अगर बात करें इस सीरीज में जो कि आपके सामने लिखी हुई है, इस सीरीज को हम कहते हैं 3D सीरीज, क्योंकि इसमें 3D इन्वॉल्व हुआ है। ये जो सामने सीरीज आ रही है इसको हम कहेंगे 4D सीरीज, क्योंकि इसमें 4D चलता है, और ये वाली जो सीरीज है ये है 5D सीरीज। फाइन, तो 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। ये 5D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, और ये 3D सीरीज है, क्योंकि इसमें 3D, इसमें 4D और इसमें 5D चलेगा।
ओके नाउ तो मेल्टिंग पॉइंट को तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, उससे पहले थोड़ा सा और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं जिससे कि फिर ये बात आपको बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ देखिए स्कैंडियम, स्कैंडियम के नीचे अगर जो दूसरा एलिमेंट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे दूसरा आता है यट्रियम और उसके बाद जो आता है वो आता है La। इसके बाद यदि हम बात करें तो जिरकोनियम और इसके बाद यदि हम बात करें तो हैफनियम। करेक्ट। नाउ एटॉमिक नंबर्स की यदि हम बात करें तो यहाँ से अगर आप चल जाएं तो 21, देन 36, 37, 38, दिस इज 39, दिस इज 40, 54, 55, 56 एस ब्लॉक में, ये 57 और यहाँ पे 72, यही टर्निंग पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट। नाउ ध्यान दें, एटॉमिक नंबर्स आप याद रख लें तो भी ठीक है, नहीं भी याद रखेंगे तो आपको समझाने के लिए मैंने ये यूज़ किया है, बाकी तो मेन जो क्वेश्चन है आप उस पर फोकस करें। नाउ यहाँ पे यदि आप देखें और चलिए मैं पहले यहाँ बना देता हूँ, जैसे इधर फोकस करेंगे आप पूरा, यहाँ देखिए इस जगह यदि देखा जाए तो यहाँ से यहाँ जाने में एक एलिमेंट बढ़ा है, लेकिन आप यहाँ से यहाँ जब आगे बढ़ते हैं तो एक एलिमेंट नहीं, बीच में 14 एलिमेंट्स आ गए और बीच में जो 14 एलिमेंट्स आए उन्हीं की वजह से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। देखिए वो चेंज क्या आएगा, ध्यान दें। यहाँ से यदि यहाँ की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि हम बात करें तो यहाँ पे 14 F इलेक्ट्रॉन्स आ गए और F इलेक्ट्रॉन्स भी 14 4F इलेक्ट्रॉन्स, पहली बार बीच में आया है 14 4F इलेक्ट्रॉन्स। अब 4F इलेक्ट्रॉन्स की एक प्रॉपर्टी होती है, इनके आ जाने की वजह से ENC जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है, हाई ENC, एंड पुअर शील्डिंग। इनकी वजह से ENC तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इनकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है। उसका इम्पैक्ट कहाँ आता है वो देखिए। हम ये जनरली जानते हैं कि अप टू डाउन जाने पे साइज बढ़ना चाहिए, ठीक है। टाइटेनियम से बड़ा साइज जिरकोनियम का होना चाहिए, जिरकोनियम से बड़ा साइज हैफनियम का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्योंकि अप डाउन जाने पे एक शेल इंट्रोड्यूस होती है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि टाइटेनियम से बड़ा साइज जिरकोनियम का है, नो डाउट, लेकिन जिरकोनियम और हैफनियम का साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। कौन से साइज की हम बात कर रहे हैं, साइज की बात करें तो मतलब एटॉमिक रेडियाई की बात करें। ओके तो इससे बड़ा साइज इसका है, लेकिन जिरकोनियम और हैफनियम का साइज ऑलमोस्ट बराबर आ जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जनरली ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो 3D सीरीज के मेंबर्स हैं उनसे बड़ा साइज 4D मेंबर्स का होता है, लेकिन 4D मेंबर्स और 5D मेंबर्स जो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स अप एंड डाउन सेम ग्रुप के, उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है और जनरली ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको क्या देना है, तो इसका जवाब अगर आप बोल दें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो बात बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो वन वर्ड अगर आंसर देना हो कि इनका साइज हैफनियम का साइज जिरकोनियम के बराबर क्यों हो गया है, तो हैफनियम के अंदर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम कर रहा है। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से होता क्या है, बहुत ईजी सी चीज़ है, डिटेल में तो हम बात नहीं करेंगे, हाँ लेकिन मैं आपको कनेक्ट जरूर कर दूंगा, तो ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि अप डाउन जाने में साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन जिरकोनियम और हैफनियम का साइज बराबर आ गया, क्यों? तो रीजन है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ओके। अब क्वेश्चन अराइज, क्या है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? तो आप देखिए जरा, यहाँ से यहाँ जाने में कोई नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ जाने में, लेकिन यहाँ से यहाँ जब आप आए तो 14 नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए और वो सारे 14 जो एलिमेंट्स थे वो F ब्लॉक के थे। आपको अच्छे से पता है कि F ब्लॉक का इंट्रोडक्शन 14 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा देता है और उसकी वजह से 14 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा आएंगे, इसीलिए ENC काफ़ी बढ़ जाएगा, नंबर 1। और 4F की शील्डिंग काफ़ी पुअर होती है। अब क्योंकि 4F की शील्डिंग बहुत पुअर है और इसके केस में ENC बहुत ज़्यादा है तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड काफ़ी बन जाता है और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ आएंगे, न्यूक्लियस के पास रहेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ दी जो न्यूक्लियस है टू दी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वो थोड़ा कम हो जाएगा। दैट्स वाई जिरकोनियम से बड़ा साइज हैफनियम का होना चाहिए था, जिरकोनियम से बड़ा साइज हैफनियम का होना चाहिए था। टाइटेनियम से बड़ा साइज जिरकोनियम का है, एक नई शेल इंट्रोड्यूस हुई। जिरकोनियम से बड़ा साइज हैफनियम का होना चाहिए था, एक नई शेल इंट्रोड्यूस हुई। इस फैक्ट के बावजूद इनका और इनका साइज ऑलमोस्ट सेम ही होता है। रीजन, क्योंकि इसके केस में बीच में 14F इलेक्ट्रॉन्स आ गए जिनकी वजह से ENC बहुत ज्यादा बढ़ गया और इनकी शील्डिंग बहुत पुअर है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड काफी बड़ा और साइज बढ़ने की बजाय कम होते होते अपने ऊपर वाले मेंबर के बराबर हो जाता है। लैंथेनॉइड की वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन आया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान रखिए, तो इन दोनों का साइज बराबर क्यों है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4D और 5D का साइज बराबर क्यों है, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ 4F fulfilled 4F subshell and its very poor shielding effect and high ENC due to its presence
इन दैट एलिमेंट। ओके, तो ध्यान रखें इस बात को। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है ना। अब हम लौटते हैं वापस मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो देखिए, इस चीज को मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम लाइन खींच देते हैं यूं। ओके, एक ग्राफ बनाता हूं मैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देखें। इस जगह पे मैं लिख रहा हूं जिंक, राइट। जिंक जो होता है सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में रखा जाता है। जिंक हो गया, CD जो इसके नीचे वाला एलिमेंट है, या Hg, ZnCdHg, ये सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अभी मैं रीजन दूंगा क्यों। यहां पे यदि हम बात करें तो इस जगह पर क्रोमियम है और इस जगह पे बात करी जाए तो स्कैंडियम है। फाइन, इस तरफ क्या है, आप यूं चल रहे हैं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फे, को, नी, कॉपर, जिंक। इन जनरल मैं आपको समझा रहा हूं, एक्सेप्शन होता है लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे हैं। नाउ अब जब आप यहां से यहां चल रहे हैं, इस तरफ आप मूव कर रहे हैं, राइट, तो ये आप पहुंच गए। क्रोमियम के लिए आपको ये चीज़ थोड़ी सी दिमाग में रखनी होगी कि 3d54s1 होता है, इससे आपकी बातें कनेक्ट हो जाएंगी। नाउ अब यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है वो देखिए, इस जगह पर तो देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेंड है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब कम होने लगे हैं। अगर आप कहें नीचे क्या चल रहा है तो आप नीचे लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर चल रहा है। यहाँ से यहाँ जाने पे एटॉमिक नंबर चल रहा है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देखिए जरा ऊपर भी, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि देखिए डी में 1 है, फिर डी में 2 हो गए, फिर डी में 3 हो गए, डी में 5 हो गए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं ना। उसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाती है। आप यहाँ पे देखें Fe में पेयरिंग शुरू हो गई तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बात बिल्कुल सही है, जो ट्रेंड मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाती है तो कम होने लग जाते हैं। तो इस जगह पर आपको अच्छे से पता है, मैंने पहले भी बोला था, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उससे अभी हम बात को कनेक्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड हो गया, बढ़ते जा रहे हैं, फिर घटते जा रहे हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, यहां से यहां चलें तो मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे बढ़ती है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग भी बढ़ती जा रही है। और यूं आप होते जा रहे हैं नीचे की तरफ होते जा रहे हैं तो मेटालिक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होती जा रही है। और मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ अगर कम होती जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होते जाएंगे। तो यही ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट का आपको मिलेगा। यहां से यहां जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है, इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। यहां तक पीक आ गया मेल्टिंग पॉइंट का। क्रोमियम हाईएस्ट है अपनी सीरीज में। अब रेगुलरली जैसे जैसे पेयरिंग शुरू हो गई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती जाएगी और पीछे आते 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 मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। वेरी लो बॉइलिंग मेटल्स कहते हैं इनको, और सॉफ्ट मेटल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास वेरी लो या इनके बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। सॉफ्ट मेटल एज दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। फाइन, तो ये चीज़ खत्म हो गई। अब जो ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं वो ही स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के होते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब ये होता है कि मेटल को हीट करके अपनी एटॉमिक स्टेट में पहुंचाना, गैशियस स्टेट के अंदर एटॉमिक फॉर्म में पहुंचाना। तो उसके लिए उतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी और हीट ज़्यादा वही उन्हीं में लगेगी जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो ये जो ट्रेंड अभी आपको नजर आ रहा है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग के लिए भी है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी है और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए भी है। तो बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बात समझ में आगे होगी कि क्रोमियम का अपनी सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है। क्लियर। अब यदि हम बात करें क्रोमियम के बाद, क्रोमियम के जस्ट सीरीज के मेंबर्स की, तो क्रोमियम के बाद अब आ जाता है, यहाँ पे देखिए, क्रोमियम के बाद मॉलिबेडनम। तो 4D सीरीज में मॉलिबेडनम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट होगा। 5D सीरीज में टंगस्टन का हाईएस्ट होगा। तो ये बात होता है कि इन तीनों के क्यों हाईएस्ट होंगे वो आपको बात समझ में आ गई। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में टंगस्टन का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्यों हुआ। क्रोमियम, मॉलिबेडिनम और टंगस्टन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सेम है, फिर टंगस्टन सबसे आगे क्यों है? तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। अब क्यों स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है? क्योंकि इसके केस में 4F आ गए हैं, उसकी वजह से ENC काफी बढ़ जाता है। दूसरा, इसका एटॉमिक मास भी बहुत ज्यादा है, तो टंगस्टन के पास एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो है ही है, राइट, और ENC भी काफी हाई है। उस वजह से इसकी मेटालिक बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग होती है और उसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर हाईएस्ट होता है। तो अपनी अपनी सीरीज में क्रोमियम
मोलिब्डेनम और टंगस्टन है, और इन तीनों में कंपेयर करें तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे आगे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लास्ट पॉइंट इस सेक्शन पे हम डिस्कस करेंगे, वो है साइज एंड डेंसिटी। देखिए साइज और डेंसिटी की यदि बात की जाए तो यहां पे देखिए स्कैंडियम से टाइटेनियम से आप आगे की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट राइट जाने पे आप सबको पता है रेगुलरली जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती जाती है, तो रेगुलरली डिक्रीज होती है। बस एक जिंक के केस में लास्ट में आते आते थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जिंक के केस में डी पूरा फिलअप हो जाता है, और डी के पूरे फुल हो जाने से शील्डिंग एक्टिवेट हो जाती है या शील्डिंग डोमिनेटिंग हो जाती है। इस वजह से साइज घटने की बजाय थोड़ा सा बढ़ जाता है। पिकोमीटर में 1 या 2 पिकोमीटर का डिफरेंस होता है, तो कोई मार्जिनल चेंज नहीं आता। हाँ, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए जब भी आपसे साइज की बात करते हैं ना तो ये कहते हैं कि स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक रेगुलरली साइज डिक्रीज होता है, राइट। जिंक के केस में कुछ पिकोमीटर्स बढ़ जाता है, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि जिंक के केस में डी पूरा फुलफिल हो जाता है, और उसके पूरे फुलफिल हो जाने की वजह से शील्डिंग डोमिनेट हो जाती है, और शील्डिंग के डोमिनेट होने से न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन इन जनरल हम यही मानते हैं कि लेफ्ट राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है। अब आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट राइट जाने पे यदि साइज डिक्रीज होता है, मैं यहां लिखता हूं लेफ्ट टू राइट फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, करेक्ट। क्यों? क्योंकि एनसी बढ़ता जाता है। अब एटॉमिक साइज क्योंकि डिक्रीज होता जा रहा है, तो अब आपसे पूछेंगे डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप खुद सोचिए जरा, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेफ्ट राइट जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो मास तो बढ़ता जा रहा है, और साइज घटता जा रहा है, तो आप नोटिस कीजिए ये चीज बढ़ती जा रही है तो ये तो बढ़ना है, और ये साइज घटता जा रहा है तो भी ये बढ़ना है, तो डेंसिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो डेंसिटी और एटॉमिक साइज को आप रिलेट कर सकते हैं। लेफ्ट राइट जाने पे साइज क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि ईएनसी बढ़ता है। लेफ्ट राइट जाने पे डेंसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लेफ्ट राइट जाने पे साइज घट रहा है, और साइज घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। दैट इज द आंसर। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। फेज 1 हमने पूरा कर लिया है, अब हम शिफ्ट करने जा रहे हैं फेज 2 पे, ठीक है। चलिए देखें नेक्स्ट। नाउ अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्या बात की जा सकती है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, और जनरली 3D सीरीज ही आपको पता होनी चाहिए। अगर 3D सीरीज आपको पता है तो इश्यूज नहीं होते। तो 3D सीरीज के अंदर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फे, को, नी, कॉपर, जिंक को लेते हैं, ठीक है। यहां पे यदि हम बात करें इस केस में, यहां देखिए तो ऑक्सीजन स्टेट पे फोकस करेंगे, तो ये बात होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं बता चुका हूं, तो हम ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। मैं सीधा लिख रहा हूं D2S2, D3S2, D5S1, D5S2, D6S2, D7S2, D8S2, D10S1 और D10S2। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे बात शुरू करते हैं। स्कैंडियम जो होता है वो केवल एक ही ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, एंड दैट इज +3, क्योंकि 2 S में से इलेक्ट्रॉन तो निकलना आसान है, और अकेला D जो इलेक्ट्रॉन होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन वो भी अनस्टेबल होता है, इसलिए तीनों निकल जाते हैं। +3 इस फैक्ट के बावजूद कि इसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है +3 ऑक्सीजन स्टेट में, ये अभी भी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है या ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये अभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। नॉन ट्रांजिशन केवल 3 है, Zn, Cd और Hg, उसके अलावा कोई भी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो स्कैंडियम अभी भी ट्रांजिशन है। वापस बोलता हूँ, स्कैंडियम अभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइज स्टेट में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ग्राउंड स्टेट में तो डी में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, दैट्स वाई। तो ग्राउंड स्टेट में हो या ऑक्सीडाइज स्टेट में हो अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दैट्स वाई स्कैंडियम अभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं, तो ये अभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। Zn, Cd को छोड़कर बाकी सब ट्रांजिशन ही होता है। नाउ टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम जो होता है वो जनरली +3 भी शो करता है और +4 भी शो करता है। +3 भी आती है, +4 भी आती है। 3 की यदि आप बात करोगे तो D में 1 बच जाएगा। D में 1 बच जाएगा तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये नेचर से हमेशा क्या रहने वाला है? डाईमैग्नेटिक। और +4 की यदि आप बात करोगे तो सब इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो फिर ये कैसा हो जाएगा? डाईमैग्नेटिक। ओके, ऑक्सीजन स्टेट से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पता लगाने होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मोमेंट कनेक्टेड होता है। अब इसी पे यदि हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला √n(n+2), यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन Bm। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए इसके लिए म्यू क्या आएगा, तो 0, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके लिए म्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे +3 है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 + 2 3 √3 इज द आंसर। 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है,
तो √3 की जो वैल्यू होगी वो 2 से कम होगी, तो 1.7 समथिंग बोर मैग्नेट्रॉन। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू रखकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना आपको आ गया। इसके लिए तो म्यू 0 ही आएगा क्योंकि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। मैग्नीज पे यदि हम बात करें Mn पे, तो देखिए Mn का हो गया 3d5 इस वक्त यदि हम बात करें तो D में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5 और S में कितने हैं 0। D में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो N की वैल्यू हो गई 5 और इसके लिए म्यू अगर आप निकालोगे तो √5 n + 2 तो 5 + 2 7 √35 36 होता, तो 6 होता 35 है तो लगभग 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो ये इसका हमने म्यू निकाल लिया। नेचर से कैसा होगा, ऑब्वियसली अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसकी कुछ वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है, तो पैरामैग्नेटिक होना तो तय है। तो आई होप आपको मैग्नीज से रिलेटेड भी बात समझ में आ गई होगी। अब मैग्नीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैग्नीज होता है वो काफी सारी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, जैसे कि मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 मैग्नीज इतनी सारी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स में आ चुका है कि 3D सीरीज में मैक्सिमम मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करता है, तो दैट इज Mn, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। क्वेश्चन अराइज ऐसा क्यों है? पहली चीज, इतनी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट क्यों आ रही है? इन सबको हम वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट कह सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्यों, ऐसा क्यों? तो इसका मतलब ये है कि S के साथ साथ D में से भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करने में या निकलने में। दैट्स वाई S, अगर केवल S ही इन्वॉल्व होता तो +2 पे रुक जाती बात, लेकिन D भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। दैट्स वाई S और D दोनों मिलकर इतनी हाई ऑक्सीजन स्टेट आपको दे पा रहे हैं। रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन हो सकता है लेस एनर्जी गैप बिटवीन n-1d एंड ns सबशेल। अगर आपसे कोई पूछे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इतनी सारी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं 2, 3, 4, ये तो ये शो करता है। अगर हम बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम कैन शो +2 +1 से शुरू कर दो, +1 अनस्टेबल भी होती है लेकिन हम सारी शो कर रहे हैं +1 +2 +3 +4 +5 +6। S में से निकल जाता है भाई, D5S1 है तो 6 तक जा सकती है ना हाईएस्ट। मिनिमम की बात करें तो आप एक को निकाल लीजिए। तो जैसे मैग्नीज कई सारी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है, ऐसे क्रोमियम भी शो करता है। इसका जो +1 होता है वो तो हाईली अनस्टेबल होता है, आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन स्टेट आपको देखने को मिलेगी वो इसकी यही होती है। तो जैसे मैग्नीज काफी सारी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है, क्रोमियम शो कर रहा है, बाकी सब भी शो करते हैं। क्यों? तो आप कहेंगे क्योंकि इनके अंदर D के इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब वो क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं? क्योंकि बहुत एनर्जी गैप कम होता है D और S सबशेल में। दैट्स वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। नंबर 1 तो ये चीज हो गई। अब एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैग्नीज इस सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, दैट इज +7। किस सीरीज में? हाईएस्ट इन 3D सीरीज। जो 3D सीरीज अभी आप पढ़ रहे हैं, इसके अंदर ये जो 3D सीरीज ही है आपकी 3D सीरीज है, इसके अंदर ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। मतलब +7 कोई और शो नहीं कर पाता। क्यों? तो जवाब एक ही है, इसके पास D में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है और साथ में S में 2 भी है। आंसर ध्यान रखिए, S में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही है और D में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम ये कहें कि हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट क्यों शो करता है, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? तो ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट अपनी सीरीज में +7 हाईएस्ट इसकी क्यों आती है? तो उसका जवाब है मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन 3D विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 4s। इसीलिए तो पांचों अनपेड इलेक्ट्रॉन तो वो और 2 ये, तो टोटल 7, तो 7 हाईएस्ट आ गई। अब क्रोमियम में क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? तो क्रोमियम के अंदर D में तो 5 है लेकिन S में 2 नहीं है, इसीलिए ये हाईएस्ट इसका +6 पे रुक जाता है। क्वेश्चन आगे वाले के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली स्टेबल होता है, तो उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो ऑक्सीजन स्टेट में अपना रोल प्ले नहीं कर पाते। दैट्स वाई Mn वेरिएबल भी मैक्सिमम शो करता है, एनर्जी गैप बहुत कम है, इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है और साथ में S में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट्स वाई तो मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट मैग्नीज शो करता है और वेरिएबल में हाईएस्ट भी यही शो करता है। रीजन आपके सामने मैं बता चुका हूँ। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी रिलेटेड टू दी ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हम कुछ और बात भी करेंगे, पहले हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, जिंक के बारे में मैं आपको बोल ही चुका हूँ, कॉपर के बारे में मैं आपको बात बता चुका हूँ। तो मैग्नेटिक मोमेंट और कलर को ध्यान रखिए। जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ जाए तो समझ आइए कि वो स्पीशीज कलर्ड होगी और उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो तरीका है वो ये है, किसी भी ऑक्सीजन स्टेट देकर भी आपसे मैग्नेटिक मोमेंट निकलवा सकते हैं। जैसे कि बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आ चुका है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ देखिए
CO के ऊपर है CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दीजिए पहले आप मुझे। तो D7S2 तो यही है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। तो D में कितने रह जाएंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, D6 रह जाएंगे। अब पूछते हैं इसका म्यू बताइए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधे n की वैल्यू 6 रखकर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। अभी बात तो बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि D6 को जब आप लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और जब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी √4 4 + 2, तो 4 + 2 6 4 24 √24 25 का जो रूट होता है वो 5 होता है, तो 24 का 4 पॉइंट समथिंग, तो 4.8 बोर मैग्नेट। ओके, तो इस तरीके से आप म्यू निकाल सकते हैं। जो भी ऑक्सीजन स्टेट बोली जाए पहले इलेक्ट्रॉन निकालिए। ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन निकालते समय पहले S को खाली करेंगे फिर D को खाली करेंगे। फिर बोल रहा हूँ पहले S में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फिर D में से निकालेंगे। बहुत से लोग D में से निकाल देते हैं, S में से बाद में निकालते हैं। नो, सबसे पहले S में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके बाद D में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ध्यान रखना। तो हमने S में से खाली किया, पहले कितने खाली कर दिए, 3 निकालने तो 2 इसमें से निकाल दिए, और उसके बाद फिर हमने D में से 1 निकाल दिया तो D में 6 बचे, उसके बाद हमने इक्वेशन कर लिया। फाइन, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। अब अगर हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट की बात की जाए तो वो तो आपको पता है, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट जो आपको देखने को मिलती है वो जनरली ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन के साथ आपको देखने को मिलेगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझिएगा। जैसे Mn का फ्लोरीन के साथ देखें तो Mn4 जिसमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट +4 है, और Mn को यदि ऑक्सीजन के साथ देखें तो Mn2O7 जिसमें Mn की ऑक्सीजन स्टेट +7 है। जनरली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, एक कंपाउंड और भी होता है ऑस्मियम O4, ऑस्मियम की +8, Cr2O7 2-, तो अगर आप यहाँ पे बात करें तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट +6। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनरली जो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट डी ब्लॉक की आपको देखने को मिलेगी वो या तो फ्लोरीन के साथ मिलेगी या फिर ऑक्सीजन के साथ मिलेगी। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। क्यों इनके साथ मिलेगी, क्योंकि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये जवाब आप दे सकते हैं अगर इन दोनों पे कंबाइंड क्वेश्चन आए तो, क्योंकि दोनों ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। ये आंसर हो गया। और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो सामने वाला तो ऑक्सीडाइज ही होगा, तो बात जमती है। अब एक जो क्रॉस क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो ऑक्सीजन स्टेट हाईएस्ट आपको मिल रही है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन से मिलेगी, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम केसेस में आपको ऑक्सीजन से देखने को मिलती है, फ्लोरीन से नहीं, जबकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। इस फैक्ट के बावजूद ऑक्सीजन के साथ आपको मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट्स मेटल्स की आपको देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन अराइज क्यों, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए क्यों? क्योंकि इसके पास मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है। बस इतना सा भी आप जवाब दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी से क्या फायदा होता है, बहुत छोटी सी बात है। मान लीजिए OSO4, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑस्मियम की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +8 है। इसी ऑक्सीजन स्टेट +8 लाने के लिए कितने ऑक्सीजन काम में आए, केवल 4 ऑक्सीजन काम में आए। यही मैं कहता कि फ्लोरीन के साथ ये ऑक्सीजन स्टेट +8 लाई है, तो इसकी +8 ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ तब आ सकते थे जब 8 फ्लोरीन जुड़े होते हैं, क्योंकि एक फ्लोरीन पे -1 होता है। तो OSF8 बनता तो ऑस्मियम की ऑक्सीजन स्टेट +8 आती। अब ऐसा करने के लिए ऑस्मियम के अराउंड 8 फ्लोरीन अरेंज करने पड़ेंगे, और फ्लोरीन पे लोन पेयर्स भी होते हैं। स्टेरिक एंट्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कंपाउंड स्टेबल ही नहीं हो पाते। जबकि जो काम 8 फ्लोरीन कर रहे हैं वो काम 4 ऑक्सीजन कर देते हैं, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं, डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो OSO4 को यदि आप लिखना चाहें तो आप OSO4 को इस तरीके से बता सकते हैं, OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो आप इस तरीके से अगर बता दें, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्राउडिंग हुई नहीं, क्योंकि 4 ऑक्सीजन ने वो काम कर दिया जो 8 फ्लोरीन करते हैं। दैट्स वाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, ऑक्सीजन के केस में हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन और है, वो देखिए, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। अगर हम ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो 6 ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। क्रोमियम भी शो कर सकता है, मॉलिब्डेनम भी शो कर सकता है, और टंगस्टन भी शो कर सकता है। तीनों ही ऑक्सीजन स्टेट +6 शो कर सकते हैं, आपने अभी पहले देखा है। अब क्वेश्चन इज कि क्रोमियम जो होता है इसके अंदर अनस्टेबल होता है, जबकि स्टेबल होता है ये, और जो W होता है वो बहुत स्टेबल होता है। क्वेश्चन इज टंगस्टन 6 में स्टेबल है जबकि क्रोमियम अनस्टेबल है। ये डी ब्लॉक की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। लोअर एलिमेंट्स आर स्टेबल इन लाइटर, या लाइटर एलिमेंट्स आर स्टेबल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लाइटर मतलब जो हल्के वाले हैं, जैसे ये 3D सीरीज का है, ये 4D का है, और ये 5D का है। तो ये लाइटर एलिमेंट्स हैं, आर स्टेबल इन लोअर ऑक्सीजन स्टेट। क्रोमियम इसके अंदर अनस्टेबल होता है +6 में, और इसीलिए नीचे जाना चाहता है, खुद को रिड्यूस करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। इसीलिए क्रोमियम +6 में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि ये +6 स्टेट में, यानी कि जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो हायर ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल होते हैं। ये हैवियर एलिमेंट है,
टंगस्टन काफ़ी हैवी है, ये इसके अंदर स्टेबल होता है। ये आप ध्यान रखिए। अब पूछते हैं कि क्यों। देखिए लोअर ऑक्सीजन स्टेट जो होती है, जैसे जो लोअर एलिमेंट लाइटर एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर लोअर इसलिए स्टेबल होती है क्योंकि लाइटर एलिमेंट जनरली आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ऊपर जो ये स्पीशीज होती है ये बहुत इजीली कैटायंस बना सकती है, कैन फॉर्म कैटायंस इजीली, कैन फॉर्म कैटायंस। ये भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुका है इजीली, यानी जो 3D सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं वो कैटायंस बहुत आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इनका ENC इतना ज़्यादा नहीं होता, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जा सकते हैं और लोअर ऑक्सीजन स्टेट में ये स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करें इन एलिमेंट्स की तो इनका अंदर काफ़ी हाई ENC होता है क्योंकि इनके अंदर 4F इंट्रोड्यूस हो चुका होता है, इसीलिए वेरी हाई ENC। और बहुत हाई ENC की वजह से इनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। और बड़ा साइज है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं और कोवलेंट बॉन्ड्स जितने बनते हैं उसके हिसाब से भी बड़ी ऑक्सीजन स्टेट आपको मिल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो टंगस्टन 6 का मतलब ये नहीं कि इसे 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, 6 का मतलब है कि ये अपने अराउंड 6 बॉन्ड्स बना सकता है और बड़े साइज की वजह से ज़्यादा एटम्स को अपने अराउंड अकोमोडेट कर सकता है और कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। दैट्स वाई बड़ी ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल होते हैं। ये बड़ी ऑक्सीजन स्टेट में इसलिए स्टेबल नहीं होता क्योंकि एक तो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की बजाय ये आयनिक बॉन्ड्स बनाना प्रेफर करते हैं। रीजन मैं अभी ऑलरेडी दे चुका हूँ क्योंकि ENC इनके मुकाबले कंपैरेटिवली लोअर होता है, ठीक है, और साइज छोटा है, ज़्यादा एटम्स को अकोमोडेट कर नहीं सकते, इसीलिए ये कैटायंस बनाने को प्रेफर करते हैं, जबकि नीचे वाले कैटायंस बनाना प्रेफर नहीं करते क्योंकि इनके अंदर ENC काफ़ी हाई है, इसलिए शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड्स बनाना प्रेफर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान रखिएगा। तो ये ऑक्सीजन स्टेट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। इसी फेज में हम 3 और इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं जिनका ऑक्सीजन स्टेट से डायरेक्टली कनेक्शन तो नहीं है लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। डी ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनकी एक प्रॉपर्टी होती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाने की। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में आप जानते होंगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एक प्रॉपर्टी ये भी होती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाने की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है, और एक होता है कैटालिटिक बिहेवियर, कि इनसे जनरली कैटलिस्ट भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। कैटालिटिक बिहेवियर। तो क्वेश्चन अराइज कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं या डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस भी बनते हैं, या डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, क्यों? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, क्यों? और कैटालिटिक बिहेवियर या कई सारे कैटलिस्ट आपको डी ब्लॉक के नजर आ जाएंगे, क्यों? तो इनका स्पेसिफिक रीजन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये रीजन आप ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स क्यों बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। इसका जवाब है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। सीधा सा 1 लाइन में आप आंसर दे सकते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि डी ऑर्बिटल खाली होगी तो लीगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं, रख सकते हैं। दैट्स व्हाई वेकेंट डी ऑर्बिटल, बाकी हम कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करेंगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो अंदर वेकेंट साइड्स होगी, वॉइड्स होंगे, और वॉइड्स में छोटे छोटे एटम्स ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जैसे कार्बन फंस गया, नाइट्रोजन फंस गया। एग्जाम्पल की बात करूँ तो TiC टाइटेनियम का क्रिस्टल है, उसके जो वेकेंट साइड्स है उसके अंदर कार्बन ट्रैप हो गया, या Mn4n, ठीक है, मैग्नीज का क्रिस्टल है और उसके अंदर नाइट्रोजन जाकर ट्रैप हो गया। तो हम इस तरीके से अपनी बात को समझा सकते हैं, जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं वो अंदर जाकर ट्रैप हो जाते हैं और जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियस क्या होती है? वेकेंट साइड होती है, उस वेकेंट साइड्स में छोटे छोटे एटम्स जाकर ट्रैप हो जाते हैं। छोटे एटम्स कौन? कार्बन और नाइट्रोजन। तो ये क्यों इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना सकते हैं? मैं ये स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं क्योंकि इनके पास जो क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, उसमें वेकेंट साइड्स होती है। कैटालिटिक बिहेवियर, कई सारे कैटलिस्ट इनसे क्यों बनते हैं? क्योंकि दे कैन शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ही स्पीशीज एक से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकती है। आयरन +2 भी शो कर सकता है, +3 शो कर सकता है, कॉपर +1 शो कर सकता है, +2 शो कर सकता है। तो होमोजेनस कैटालिसिस में जब कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है तो एक रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान वो अपनी ऑक्सीजन स्टेट बदल देता है, ऑक्सीडेशन करता है, साइमल्टेनियसली रिडक्शन करता है और वापस रिवर्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके अपनी वही स्टेट ऑब्टेन कर लेता है। तो ऐसा तब हो सकता है, ये अच्छे कैटलिस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपनी ऑक्सीजन स्टेट बदल सकते हैं। तो जो अपनी ऑक्सीजन स्टेट नहीं बदल पाते, मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं कर पाते, वो अच्छे कैटलिस्ट नहीं बन पाते। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की ऑक्सीजन स्टेट फिक्स्ड होती है, इसीलिए एज अ कैटलिस्ट वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कई सारे आपको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हुए नजर आ जाएंगे, देखने को मिलेंगे। रीजन, दे कैन शो वेरिएबल और मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि मैकेनिज्म में ऑक्सीजन स्टेट अगर बदलती है तो आप एक अच्छे कैटलिस्ट के जैसे काम कर सकते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन पे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है, इसका मैंने आपको समझा दिया। नाउ अब नेक्स्ट फेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट फेज जो हमारा है वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा।
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट एम एन प्लस स्लैश एम से। वापस बोलता हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, नोटिस कीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन स्टेट है कुछ और ये जीरो हो गया है, तो अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं +1 से आप कहाँ चले गए, जीरो। +1 से जीरो जाने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, करेक्ट। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ध्यान रखिए, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो डिस्कस कर ही चुका हूँ। हम यहाँ पे जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं हम उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब इसको रीड कैसे करते हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसको रीड करने का ही सबसे एक इंपॉर्टेंट तरीका है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो भी रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जितना हाई होगा, पहचान में आ गया, रिडक्शन पोटेंशियल जितना हाई होगा उतना स्ट्रॉन्गर रिडक्शन होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसका स्ट्रॉन्गर रिडक्शन होगा, इन दोनों में से ही किसी का होगा। अब आप खुद सोच लीजिए, जो चीज़ आगे लिखी हुई है यही तो रिड्यूस होकर इसमें कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले लेगी तभी तो न्यूट्रल बनेगी। तो स्ट्रॉन्गर रिडक्शन ऑफ Mn प्लस, करेक्ट। और अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन किसका होगा, इस प्रोसेस के दौरान अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन इसका होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल कर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्गर रिडक्शन Mn4 प्लस का हो रहा है, देयरफॉर वीकर ऑक्सीडेशन ऑफ M, केवल M। ये चीज़ समझने लायक है। अगर आपको ये क्लियर होगी तो फिर आगे क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिए, रिडक्शन पोटेंशियल की जो भी वैल्यू दी जाती है वो वैल्यू जितनी बड़ी है, हाई मतलब मैथमेटिकली हाई पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, तो उतना अच्छा रिडक्शन होगा किसका, इसका, ठीक है। और उतना ही बेकार ऑक्सीडेशन इसका होगा। कोई भी एक पाथ चल सकता है, ऑक्सीडेशन बहुत अच्छा होता है तो रिडक्शन बेकार होता है, रिडक्शन बहुत अच्छा होता है तो ऑक्सीडेशन बेकार होता है। सिमिलरली अगर इसकी ये वैल्यू वाइस वर्सा हो जाएगा कि बहुत छोटी आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ ई नॉट Mn प्लस M की वैल्यू वेरी लो, ठीक है ना, और किसके अंदर आ गई, नेगेटिव में आ रही है, मतलब बहुत कम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत बेकार, सॉरी इसका रिडक्शन जो है वो बहुत बेकार होगा और M का ऑक्सीडेशन बहुत अच्छा होगा। देयरफॉर ऑक्सीडेशन ऑफ M2 ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विल बी स्ट्रॉन्गर। बस अगर आपने इतनी बात समझ ली तो आपको किसी क्वेश्चन में परेशानी नहीं आएगी। तो ध्यान रखिए, बोर्ड्स के सिलेबस में तो रिडक्शन पोटेंशियल ही आता है 99% केसेस में। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा, स्पीशीज का उतना अच्छा रिडक्शन होगा, उतना बेकार ऑक्सीडेशन, और इसकी वैल्यू जितनी कम नेगेटिव में होगी तो स्पीशीज का उतना ऑक्सीडेशन फेवरेबल होगा। फाइन, इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो हम यहाँ पे उठाते हैं बात ई नॉट M2 प्लस से M के ऊपर बात करेंगे, यानी 2 प्लस से 0 जाने की। और किस किस कौन से एग्जाम्पल्स होंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फे, को, नी, कॉपर एंड जिंक। अब आप यहाँ देखिए, ये जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, आपको समझ में आ गया। 2 प्लस से आप 0 जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। किसी भी फॉर्मेट को यदि मैं अगर लिख के शो करूँ तो इसी फॉर्मेट में मैं लिख के शो कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कॉपर के ऊपर हम बात करेंगे, तो कॉपर के लिए मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं कॉपर के लिए लिखूंगा ई नॉट Cu2 प्लस स्लैश Cu। मैं कॉपर के लिए इस तरीके से आपको लिख के बताऊंगा, करेक्ट। तो इस तरीके से आप सबके लिए लिख सकते हैं। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि इन सब के लिए ये जो वैल्यू आती है ये नेगेटिव आती है। जिंक के लिए भी ये वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन कॉपर के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसकी जो वैल्यू है होती है प्लस 0.34 वोल्ट्स। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुका है, ध्यान दें। फिर बोलता हूं मैं, 3D सीरीज के सभी एलिमेंट्स के लिए 2 प्लस से M का जो रिडक्शन वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सभी के लिए नेगेटिव में होती है, केवल कॉपर के लिए पॉजिटिव होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जवाब क्या देंगे, सुनिए। जवाब होता है जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज होती हैं वो 3 एनर्जीज के सम पे डिपेंड करती है। वो 3 एनर्जीज कौन सी है, सुन लीजिए। वो 3 एनर्जी है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिसका आइडिया मैं दे चुका हूँ। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल काम करता है। और तीसरा, जब आयन बन जाता है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जनरली एक्वस मीडियम में होते हैं, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये 3 एनर्जीज काम करती हैं। ओके, इस एनर्जी का साइन हमेशा रिक्वायर्ड एनर्जी होती है तो पॉजिटिव, हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा रिलीज होने वाली एनर्जी होती है तो साइन नेगेटिव होता है। तो जनरली इनके साइन को आप इन साइन से रिलेट कर सकते हैं। मैं भी समझाऊंगा कि कैसे। आपसे कहा जा रहा है कॉपर के लिए पॉजिटिव में वैल्यूज क्यों होती है, तो हम उसका जवाब ये दे सकते हैं कि हो सकता है कॉपर के लिए एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन निकालना भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन और हाइड्रेशन जो इसका होता हो वो बहुत पुअर हाइड्रेशन होता हो, तो इसका बहुत
पुअर हाइड्रेशन, सोचिएगा हाइड्रेशन अगर बहुत अच्छा होता तो नेगेटिव वैल्यू सपोर्ट होती, अगर ये वैल्यूज बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रही है तो पॉजिटिव वैल्यू सपोर्ट होगी। अब क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू सपोर्टिव बतानी है हमें कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो आप कहेंगे जो पॉजिटिव वाली एनर्जीज है उनकी वैल्यू ज्यादा और जो नेगेटिव वाली एनर्जी है उसकी वैल्यू कम होती है। 100% एक्सपेरिमेंटल आंसर है, एक्सपेरिमेंट के बिना कभी पता नहीं पड़ता, इसीलिए जैसा मैं बता रहा हूँ आप वैसा जवाब दे सकते हैं। तो जनरली जो साइन है इसका हमें जो डिस्कस करना है रिडक्शन पोटेंशियल का, वो पॉजिटिव बताना है, तो आप ही कहेंगे कि कॉपर से कॉपर 2+ बनाने के लिए, या कॉपर 2+ से कॉपर, कैसे भी आप कह सकते हैं, कनेक्टेड है दोनों बातें। तो ये कॉपर को जब आप हीट देंगे तभी ये एटोमाइज होकर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में, फिर और एनर्जी देंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब कॉपर 2+ पानी में जाकर एक्वस मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है, तो Cu2+ एक्वस। तो ये वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए आपको ये मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको क्या बोलना है। तो आप ये कहेंगे इसकी वैल्यूज पॉजिटिव क्यों आती है, क्योंकि इसके लिए तीनों एनर्जीज जो होती है उसमें से हाइड्रेशन एंथैल्पी काफी इसकी कम होती है और ये वैल्यूज काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से इसका आंसर पॉजिटिव होता है। कभी भी किसी के लिए भी अगर आपसे पॉजिटिव पूछते हैं या नेगेटिव पूछते हैं, आप इसी से जवाब दीजिए। आपसे पूछते हैं किसी की क्यों नेगेटिव है, किसी की क्यों पॉजिटिव है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आंसर कनेक्ट नहीं होता है तो दूसरा तरीका आपके पास यही है, बस इस तरीके को आप यूज कीजिए, 100% आपका आंसर सही माना जाएगा। मैंने फिर बोल दिया है, नेगेटिव जस्टिफाई करनी है तो अभी कहेंगे ये बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली इसके, जैसे नेगेटिव आती है, पॉजिटिव जस्टिफाई करनी है तो ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, उससे आपका जवाब हो जाएगा। पहली बात। दूसरी चीज, अब ये कहते हैं कि ये सब नेगेटिव है, ये सब नेगेटिव है। अब इन सब नेगेटिव में भी, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड में ये कहा जाता है कि जो E0 होता है वो Mn2+ से Mn के लिए, और E0 जो होता है जिंक 2+ से जिंक के लिए, रिडक्शन ही है 0 से +2 से 0, हाईली नेगेटिव होता है। मतलब नेगेटिव तो है ही है, ये सब नेगेटिव ही है, लेकिन कहते हैं Mn और जिंक के केस में ज्यादा नेगेटिव होता है। मतलब कहने का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है भाई, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पे आप जब Mn पे आए तो हाईली नेगेटिव हो गया, फिर थोड़ा कम नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर हाईली नेगेटिव हो गया। तो मतलब एक एबनॉर्मल सा ट्रेंड है, इरेगुलर ट्रेंड है। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो 3D सीरीज के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए जो वैल्यूज होती है वो इरेगुलर होती है। क्यों? तो उसके अंदर आप इस बात को समझा सकते हैं कैसे। एक तो कॉपर के लिए बोल सकते हैं कि इसकी पॉजिटिव वैल्यूज होती है, दूसरा इनकी उम्मीद से ज्यादा नेगेटिव होती है। अब वो क्यों नेगेटिव होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से आप समझिएगा। इस प्रोसेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। मैंने क्या कहा था, नेगेटिव वैल्यू जब आती है तो आप क्या कहेंगे, जितनी पॉजिटिव होती है उतना अच्छा ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी उतना अच्छा रिडक्शन होता है, किसका, Mn2+ का। लेकिन जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज होती है उतना अच्छा ऑक्सीडेशन होता है, किसका, इसका और इसका। यानी कि Mn2+ में बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज होना चाहता है, सिमिलरली जिंक 2+ में जाना चाहता है। अब ऐसा क्यों है, तो शायद जवाब आपके पास है, क्योंकि Mn की यदि हम बात करें तो Mn का एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s2 और इसका होता है 3d10 4s2। और लेकिन जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3d5 हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और ये हो जाएगा 3d10 हाफ फिल्ड फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि नो डाउट Mn2+ में आना चाहेगा ही चाहेगा, क्योंकि इसके अंदर इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। सिमिलरली जिंक भी जिंक 2+ में ऑक्सीडाइज होना ही चाहेगा, क्योंकि इसको फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, यहाँ पे हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, तो ये ऑक्सीडेशन करना ही चाहेंगे। और जब ऑक्सीडेशन बहुत अच्छे से फेवरेबल होता है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम होती है या नेगेटिव में होती है, और पॉजिटिव में होती है तो रिडक्शन फेवरेबल होता है। नेगेटिव में कह रहे हैं और हाईली नेगेटिव कह रहे हैं तो हाईली ऑक्सीडेशन प्रेफरेबल है। क्यों प्रेफरेबल है? क्योंकि ऑक्सीडेशन के बाद बनी हुई स्पीशीज काफी ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी वजह से मैं ये भी कह सकता हूं कि जो Mn है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है Mn2+ में, करेक्ट। और Mn2+ के अंदर 3d5 कॉन्फ़िगरेशन आपके पास मिला, ऐसे जिंक से जिंक 2+ मिला तो ये खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है Mn एंड जिंक। तो जो चीज़ खुद को ऑक्सीडाइज करती है वो दूसरों को क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट हुए। तो क्या मैं कह सकता हूँ Mn इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों को रिड्यूस करेगा, ठीक है, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा D5 कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो Mn एंड जिंक बोथ, Mn जिंक आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों को रिड्यूस, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेंगे और ऑक्सीडाइज होकर इस स्टेट में आना चाहेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ध्यान दें। थर्ड पे आते हैं, देखिए अब एक क्वेश्चन है E0 Mn 3+ से Mn2+, E0 क्रोमियम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपने देख रखा होगा। 3+ से क्रोमियम 2+, ठीक है ना। Mn3+
से Mn2+ और क्रोमियम 3+ से क्रोमियम 2+। इनके लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो Mn है, ये वाला जो केस है, इसके अंदर ऐसा बोला जाता है Mn2+, Mn3+, सॉरी, इज ऑक्सीडाइजिंग, जबकि क्रोमियम 2+ इज रिड्यूसिंग। मैं समझाता हूं कि क्या कहना चाह रहे हैं। यहां देखिए, यहां देखिएगा, यहां देखिए, Mn3+ के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो D में कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे? तो आपको D में 5 इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। ठीक है, Mn3+, सॉरी, D में 4 नजर आएंगे। ओके, और Cr2+ में यदि हम बात करें, Cr2+, तो भी आपको D में कितने नजर आएंगे? 4 नजर आएंगे। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि Mn का होता है D5S2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो D5S2 में 3 इलेक्ट्रॉन, तो D4, और ये भी D4, क्योंकि D5S1 होता है तो D4। अब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, उसके बावजूद Mn3+ नेचर से ऑक्सीडाइजिंग है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और Cr2+ नेचर से रिड्यूसिंग है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसका आंसर आपको ध्यान रखना होगा। पहले वाला तो जस्टिफाइड है, दूसरा वाला मैं समझा दूंगा। अब देखिए, ये ऑक्सीडाइजिंग है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है दूसरों को ऑक्सीडाइज करने वाला, खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूस इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस कर लेगा टू Mn2+। अब ये बात तो जस्टिफाइड है, आप समझ ही जाएंगे कि Mn3+ Mn2+ में तो आना चाहेगा। क्यों आना चाहेगा? क्योंकि D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो ये बात तो जमती है कि इसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज, खुद को रिड्यूस करेगा, D5 में आना चाहेगा। D5 तो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्वेश्चन इज, फिर तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर खुद का रिडक्शन कर लेना चाहिए, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना चाहिए और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। इस फैक्ट के बावजूद हम कह रहे हैं रिड्यूसिंग है, तो खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा इटसेल्फ टू Cr3+, जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? D3। अब लोगों को ये बात गले से नहीं उतरती कि जब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो दोनों का बिहेवियर अलग अलग क्यों होता है। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल भी है। क्रोमियम जो होता है वो एक्वस मीडियम में, क्रोमियम जो होता है एक्वस मीडियम में T2G3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लेता है। आप देखिए जरा, क्रोमियम की यदि हम बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, तो 3 नीचे और 2 ऊपर, शॉर्ट में बता रहा हूँ, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। इसीलिए इसका जो D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्रोमियम का कंपैरेटिवली स्टेबल माना जाता है एक्वस मीडियम में। तो कभी भी क्वेश्चन आए ना क्रोमियम के ऊपर, तो हमेशा बात एक्वस मीडियम में होती है, और एक्वस मीडियम में क्रोमियम 2+ से 3+ में इसलिए जाना चाहता है एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर आप और जोड़ देंगे, 2+ की अगर आप बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा। ठीक है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये ऊपर होगा। और जब ये 3+ बनाओगे, क्योंकि अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन बोलता तो ये 3 और एक 4 यहाँ होते, लेकिन ये इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेगा और इस कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहेगा, क्योंकि ये T2G3 है, T2G3, राइट, और ये Eg1 है। लेकिन ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालकर इसमें आना चाहेगा, तो अपने से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो खुद का ऑक्सीडेशन और दूसरों को रिड्यूस करता है। दैट्स वाई ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद यहाँ पे केवल 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और तीनों की एनर्जी लो है, और T2G3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में काउंट होता है। राइट, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। वो क्वेश्चन है, कॉपर जनरली जो प्लस स्टेट में होता है एक्वस मीडियम के अंदर डिसप्रोपोर्शनेशन शो करते हुए ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है। तो एक क्वेश्चन है कि कॉपर प्लस का तो D10 कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर 2+ का तो D9 है, इसको तो छोड़ देते हैं। तो ये D10 से D9 में क्यों चला गया? D10 तो फुलफिल्ड स्टेबल होता है, लेकिन आगे AQ लिखा हुआ है, और AQ का मतलब ये होता है कि इससे ये बनना ज़्यादा फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है? क्योंकि Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो जस्टिफिकेशन नहीं मिलता, लेकिन इसमें चार्ज ज़्यादा है, और जिस स्पीशीज़ में चार्ज ज़्यादा होता है उसका हाइड्रेशन बहुत अच्छा होता है, और जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होता है उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। तो हाई हाइड्रेशन ऑफ Cu2+ सपोर्ट करता है, या यहाँ से जो रिलीज होने वाली एनर्जी है वो एनर्जी D10 कॉन्फ़िगरेशन को तोड़कर D9 बनाने में हेल्प करती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कॉपर प्लस एक्वस मीडियम में क्यों डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है? डिस्प्रपोर्शनेट मतलब रिड्यूस हो गया, प्लस से 0 आ गई, और ऑक्सीडाइज हो गया प्लस से 2+ हो गई। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हुआ, दैट्स व्हाई डिस्प्रपोर्शनेशन। क्यों हो गया? फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ के इसमें क्यों आ गया? तो इसका वाटर के अंदर हाइड्रेशन काफ़ी अच्छा होता है, और हाइड्रेशन से रिलीज होने वाली एनर्जी
इस कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ने में हेल्प करती है, और जितनी एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जवाब सिर्फ आपको देना है हाई हाइड्रेशन ऑफ Cu2+ आयंस, दैट्स ऑल। ये रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये पूरे हो जाते हैं। अगर आपने इनको भी ध्यान से कर लिया तो 100% आपके सारे क्वेश्चन कनेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट अगर हम अब बात करें तो हम आते हैं लास्ट फेज पे, और हमारा जो लास्ट फेज है वो है लैंथेनॉइड्स। देखिए लैंथेनॉइड्स से रिलेटेड इस साल ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, ठीक है, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको इसका तैयार रखना ही पड़ेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए यहाँ पे LA जो होता है वो तो डी ब्लॉक का होता है। से अपनी बात को शुरू करते हैं। ला से पर नट पम सम यू गड तब डाई हो ER तम यब लू, तम यब लू, ठीक है, मैं समझाता हूं, देखिएगा। यहां देखिए, काफ़ी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, फिर मैं वापस एनलार्ज कर दूंगा, आप यहाँ पे ध्यान दें। देखिए इस तरीके से नंबर दे दिए हमने। अब एटॉमिक नंबर्स की यदि हम बात करें तो ये तो 57 होता है, उसके बाद 58, 59 और एंड सो ऑन, और ये 71 तक कहानी पूरी हो जाएगी। 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 डन। LA को यदि आप भूल जाएं क्योंकि तो डी ब्लॉक का है, तो ये आपके पास आ गए F ब्लॉक के एलिमेंट्स। फाइन। नाउ अब जो बातें मैं ध्यान रखता हूं वो आप ही ध्यान रख लीजिए। एक, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में F2 और F8 जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कॉन्फ़िगरेशन में ये दो कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएंगे। एक तो ये चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो GD है, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप याद रख लेते हैं, ज़ेनॉन 54 होता है, और यहाँ पे 4F 7 5D1 और 6S2। अगर आपने एक इसको याद रख लिया GD को, तो बाकी सारा काम हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ध्यान रखिए ये दो कॉन्फ़िगरेशन नहीं होते, और दूसरा GD का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो F में 7, D में 1 और S2। अगर आपने इतना भी ध्यान रख लिया तो सारे क्वेश्चंस आसानी से हो सकते हैं। चलिए अब SC यहाँ से अपनी बात को शुरू करते हैं। देखिए जो CE है उसके अंदर ज़ेनॉन तो होता ही है, 4F इसमें नहीं होता, 5D1 और 6S2। अगर आप देखें, इसको हम ऊपर ले लेते हैं यहाँ, अगर आप देखें तो 54, 55, 56, 57, ये हो गया 57। अब अगर आप इससे बात को आगे बढ़ाएं, यहाँ देखिए इस जगह ना, तो यहाँ पे चलिए ये सेम चलेगा। ओके, अब यहाँ पे एक नई चीज़ जो आ जाएगी वो आ जाएगा ज़ेनॉन, वो तो 54 है ही है। पहली बार 4F1 5D1 6S2, ये आपको मिल गया, करेक्ट। बस अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये देखिए ये सेम चलेगा। यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था, अब अगला एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा तो F2 हो जाना चाहिए, लेकिन F2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक इलेक्ट्रॉन तो नया जो आया वो, और एक ये यहाँ से आ जाएगा, तो F3 और 5D0 6S2, करेक्ट। अब आप आगे बढ़ जाइए, सब कुछ सेम, F4 सेम, फिर आप आगे बढ़ जाइए F5, बाकी सब कुछ सेम, फिर आप आगे बढ़ जाइए F7 सॉरी F6, सब कुछ सेम, फिर आप आगे बढ़ जाइए सेम F7 सेम, ठीक है। अब F7 के बाद कितना आएगा, F8। मैंने कहा था F8 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो पहले तो F7, अब पहले तो यहाँ आ जाइए GD, तो GD तो अपन ने ध्यान ही रख रखा है, मैंने पहले कह दिया था F7। अब जो एक अगला इलेक्ट्रॉन आएगा, इन सब के अंदर D में देखिए क्या चल रहा था, 0, अब यहाँ पे D में एक आ गया, तो सही है, 7 तो आइए, एक नया इलेक्ट्रॉन D के अंदर आ गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे ये सेम 4F, अब 7 तो ऊपर भी आ चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है, D1 है, 6S2 है, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है। तो अब आप ये सब यूँ रखते हुए इसको 8 करेंगे, लेकिन 8 एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक इलेक्ट्रॉन वो और एक इलेक्ट्रॉन ये 9, और ये 5D क्या हो गया, 0 6S2। बस अब तो कुछ नहीं करना, अब आप आगे बढ़ जाइए, ये यूँ ही F10, और आगे बढ़ जाइए तो ये यूँ ही F11, आप चाहें तो और आगे बढ़ जाइए। मैं पीछे चलता हूँ वापस, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ देखिए ये यूँ ही F11 के बाद F12, बाकी सब कुछ यूँ ही,
और आगे चलें तो F13, बाकी यूं ही लास्ट में पहुंच चुके हैं F14, ये यूं ही, और लास्ट में आपको अच्छे से पता है कि 4F14, D में अभी 0 था तो अब अगला 5D1 आ जाएगा और ये सेम हो जाएगा। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तैयार हुआ। जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई, अगर वो ट्रिक्स भी आप ध्यान रख लेंगे तो आपको इश्यूज़ नहीं होंगे। ये वाली बात बस ध्यान रखिए और ये काम आपका तैयार। अब इससे फ़ायदा क्या है? देखिए, इससे कई सारे फ़ायदे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, कलर वगैरह सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। बस मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, उसका आप ध्यान रख लीजिए। ऑक्सीजन स्टेट की यदि बात की जाए तो ध्यान रखिए, लैंथेनॉइड्स जो होते हैं इन जनरल एलन बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स के लिए एलन यूज़ करते हैं। ये 3+ ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, वेरी स्टेबल। तो कोई सी भी ऑक्सीजन स्टेट आपको दी हुई हो और सबसे ज़्यादा स्टेबल की बात की जाए तो ध्यान रखिए +3 ही इनकी सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट मानी जाती है। 3+ हमेशा ध्यान रखिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से ये कई और ऑक्सीजन स्टेट भी शो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए CE, 2 यहाँ से निकल जाए, एक यहाँ से निकल जाए और एक यहाँ से निकल जाए, तो जो CE है वो +3, तो आप सबके लिए लिखिए +3 ऑक्सीजन स्टेट का जो कारण है वो 3 एनर्जीज का सम होता है। आपको अच्छे से पता है, एटमाइजेशन, आयनाइजेशन और हाइड्रेशन, तो उससे +3 जस्टिफाइड है। लेकिन उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से भी आप कह सकते हैं 3 और 2 यहाँ से निकल जाए टोटल, तो ये +4 भी शो कर सकता है। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स में आ चुका है कि कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट +4 ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है, तो जवाब देना है CE। +3 तो सभी शो कर सकते हैं, राइट। अब जैसे आप यहाँ पे पूछा जाए आपसे, जैसे यहाँ पे +7 है, D में कुछ भी नहीं है, S में 2 है, तो ये कौन सी स्टेबल शो करेगा? +2। क्यों? क्योंकि S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो F7 जो होता है वो हाफ फील्ड स्टेबल कन्फिगरेशन होता है, तो सही है। अगर उससे नीचे की बात करें तो 2S है, एक D है और F7 हाफ फील्ड स्टेबल कन्फिगरेशन है, तो ये दोनों निकाल दें तो स्टेबल कौन सी शो कर सकता है? +3 स्टेबल शो कर सकता है। फाइन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में यदि आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं तो उसका नेचर जो होगा वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। सारे पेयर्ड नजर आते हैं तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर है तो जो सॉल्ट्स होंगे, उसके जो कंपाउंड्स होंगे वो कलर्ड होंगे, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो फिर कंपाउंड जो होंगे वो जनरली कलरलेस होंगे। करेक्ट? तो इतनी बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जनरली ये भी बात ध्यान रखिए कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, बहुत थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, फिर मैं ये एक्स्ट्रा बात बोलता हूँ। हाँ चलिए, ये तो अपना हो ही गया है पूरा ना। तो यहाँ तक हमारा जो रिवीजन है, क्विक रिवीजन, वो पूरा हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बोलने वाला था वो सुन लीजिए। वो मैं आपसे ये बोलने वाला था, कई सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके बावजूद वो कलर्ड होते हैं, तो इसका जवाब होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। उसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आपको आने चाहिए, अभी रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, KMnO4 K2Cr2O7 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ना CR में होता है ना MN में होता है, फिर भी कलर्ड होते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। और कई सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी कलर नहीं होता। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन कलर नहीं आ रहा, तो आप क्या कहेंगे? नो ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन विजिबल रीजन। तो जनरली इन जनरल आप क्या बोलते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड है, नहीं है तो कलरलेस है। इससे उल्टा मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता फिर भी कलर्ड होते हैं, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और अनपेड इलेक्ट्रॉन है फिर भी कलरलेस है, तो आप कहेंगे जो ट्रांजिशंस है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस है, आर नॉट इन विजिबल रीजन। तो ट्रांजिशन तो हो रहे हैं लेकिन विजिबल रीजन में नहीं हो रहे, इसलिए कलर आपको नजर नहीं आ रहे। ओके गाइस, सो DNF ब्लॉक एलिमेंट का क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, फर्स्ट टाइम आप रिवीजन देख रहे हैं इसका, और इसमें काफ़ी सारी केमिस्ट्री होती है जो वेरिएबल होती है। फिजिकल केमिस्ट्री और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें एक ट्रेंड होता है, उसके पीछे 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 हम चल सकते हैं। यहाँ पे हर बार कुछ बात पलटती है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है। ओके, फिर भी मैंने कोशिश की है NCERT और पास्ट जो 12 ईयर्स के पेपर्स हैं उनको अच्छे से कवर कर लूँ, और मैंने कोशिश की है करने की और कर भी पाया हूँ। बस अब आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी से क्वेश्चन आए जो कंटेंट हमने पढ़ा है। KMnO4 K2Cr2O7 हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन कॉम्पिटिटिव के सिलेबस में वो है, तो उसको तो आप अलग से प्रिपेयर करेंगे। हाँ, लेकिन जितना भी मैंने आपको बताया इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। खैर वो तो अलग बात है, अभी हमारा जो फोकस है वो पूरा बोर्ड सेक्शन पे था, क्विक रिविजन पे था, वो मैंने आपको करवा दिया। ओके गाइस, सो इस वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। दिस इज डॉक्टर राजकिरण चौहान साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।